हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस एंड INA। तो इंडियन नेशनल आर्मी से सुभाष चंद्र बोस का क्या रिलेशन था, कैसे वो पॉपुलर हुआ इंडियन नेशनल आर्मी, तो हम ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कटक में बॉर्न हुए थे और इनकी जो फैमिली थी वो बंगाल की थी। इनकी जो एजुकेशन थी वो कलकत्ता में हुई थी। इन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम नहीं करना चाहते थे। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो ज्वाइन कर ली थी 1921 में और इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसे हमने स्वराज कहा है। इन्होंने जय हिंद जो टर्म थी इसे कॉइन किया था और ये जो थे एक बुक के ऑथर भी रह चुके हैं जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल जो थी ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बताती थी। 1920 से 1942 के स्ट्रगल के बारे में बताती थी, लेकिन ये जो बुक थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी। इसके जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के और बंगाल स्टेट कांग्रेस के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये जो थे 1930 में मेयर बन चुके थे कलकत्ता के और इन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो 1941 में ऑर्गेनाइज हुई थी। इसको सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया था मोहन सिंह ने। इन्होंने एक आर्मी बनाई थी प्रिजनर से, जो कि वार में हुआ था मलाया के। जो जापानीज जो थे उन्होंने इंडियन प्रिजनर्स को दे दिया था, जो भी वार के थे, मोहन सिंह को, जो कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। और यही है फर्स्ट फेज ऑफ INA। यही है इंडियन नेशनल आर्मी का फर्स्ट फेज। तो फ्रेंड्स, जब SC बोस ने इसे ज्वाइन किया, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने जब ज्वाइन किया, तो ये जो INA था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था और बहुत ज़्यादा ही लोग इस पे इसको जानने लगे थे। रास बिहारी बोस ऑर्गेनाइज्ड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन जापान। जो रास बिहारी बोस थे उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो थी वो जापान में ऑर्गेनाइज की थी। और ये जो थे रास बिहारी बोस जो थे ये फाउंडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के, जो कि 1942 में हुई थी। और इन्होंने INA को भी ऑर्गेनाइज किया था या संभाला था। जब मोहन सिंह जेल में गए थे या कस्टडी में लिए गए थे तब भी इन्होंने ही संभाला था INA को। वैसे रास बिहारी बोस जो थे वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन थे जापान के और इन्होंने इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो भी फाउंड किया था। अब इन 11 दिसंबर 1941 में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था। किसके अंडर में? जनरल मोहन सिंह के अंडर में, जिन्होंने इसे क्रिएट किया था। अब दूसरी तरफ जो SC बोस जो थे वो प्रेसिडेंट बन चुके थे कांग्रेस के और वो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे वर्क कर रहे थे, लेकिन गांधी जी जो थे वो इनके अगेंस्ट में थे। जब वापस से उनकी पॉपुलैरिटी के कारण वो वापस से प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि गांधी जी का प्रेशर था। तो गांधी जी की वजह से उन्होंने वापस से रिज़ाइन कर दिया। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था फॉरवर्ड ब्लॉक, किसके सपोर्ट से? कम्युनिस्ट के सपोर्ट से। 1943 में जो SC बोस थे इन्होंने INA ज्वाइन कर लिया था और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी थी INA की सब उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। जो सिंगापुर था वो सेंटर था इंडियन फ्री गवर्नमेंट का और SC बोस ने एक स्लोगन दिया था, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का इन्होंने स्लोगन दिया था। जितने भी एक्सिस कंट्रीज थी वर्ल्ड की, जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उन सब ने इन्हें सपोर्ट किया था। सेकेंड वर्ल्ड वार की जितनी भी कंट्रीज थी उन सब ने इस चीज़ को सपोर्ट किया था। और जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट थी उन्होंने भी अपनी वॉर स्टार्ट कर दी थी फ्रेंड कंट्रीज के अगेंस्ट में। 8 जुलाई 1945 में SC बोस ने डिक्लेयर कर दिया था INA को रेडियो पे। उन्होंने रेडियो पर अनाउंस किया था कि INA के बारे में। तो जितने भी इंडियंस थे उनकी एनर्जी बूस्ट हो गई थी और जो इंडियन सिंगापुर में रह रहे थे उनकी भी एनर्जी बूस्ट हो चुकी थी। अब इन्होंने उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो थे उनको भी कैप्चर करने का कर लिया था, क्योंकि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड थे 1943 में जो जापानीज आर्मी जो थी उनको दे दिए गए थे और उन्होंने अंडमान का नाम रखा था शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा था स्वराज द्वीप। तो अब ये वापस से जापानीज आर्मी जो थी उससे ले लिए गए थे। उसके बाद इन्होंने मार्च की बर्मा की तरफ और उन्होंने कुछ एरियाज कैप्चर करे, लेकिन जो ब्रिटिश थे उनको पहले लग रहा था कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन जब वो इतना कुछ देख रहे थे कि उन्होंने ये भी कैप्चर कर लिया, तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसमें न्यू चेंजेस किए ताकि वो उनको डिफीट कर पाए और फाइनली उन्होंने डिफीट कर भी दिया था। अब INA जो
आईएनए जो थी वो रीच हो गई थी कोहिमा में और इम्फाल के पास में। 1945 में ब्रिटिश आर्मी जो थी वो रंगून पहुंच गई थी और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो रंगून से निकलकर बैंकॉक चले गए थे। मई 1945 में जर्मनी और इटली दोनों ही हार चुके थी फ्रेंड कंट्रीज के उससे, लेकिन जो वार थी वो अभी भी कंटिन्यूड थी ईस्ट में। तो अमेरिका जो था उसने एटम बॉम्ब डाल दिया था हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो 15 अगस्त 1945 में जापान ने भी सरेंडर कर दिया और वो हार गया। फिर पता लगा कि जो एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें एफसी बोस और कुछ सोल्जर्स थे आईएनए के। एफसी बोस वहाँ पर मर गए और जो सोल्जर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि ये खबर पक्की नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे ही मारे गए, लेकिन जो सूत्रों से पता लगा है वो यही है। और इन जो सोल्जर्स जो पकड़े गए उनको इंडियंस और जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई ये सब इनको सपोर्ट में थे और इन्होंने इनकी जस्टिस के लिए कोर्ट में फाइट भी की थी। भले ही ये ट्रायल सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जी का इसमें रोल था और जो सोल्जर्स थे आईएनए के, इनका जो रोल था वो अनफॉरगेटेबल था। तो फ्रेंड्स यही था सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए। अगर हमसे पूछा जाए कि आईएनए डे कौन सा है, यानी इंडियन नेशनल आर्मी का डे कौन सा है, तो वो होगा 12 नवंबर 1945। एंड अगर हमसे पूछा जाए कि आईएनए वीक कौन सा है, तो वो होगा 5 to 11 नवंबर। आईएनए को हम आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।